Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, my name is Asta. Today we are talking about Foreign Exchange Management Act 1999. तो चलिए शुरू करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ओवरव्यू से। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 ने ओल्डर फेना की जगह ले ली है, जो कि एक बदलाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य भारत में फॉरेन एक्सचेंज को लिबरलाइज बनाना है। फेमा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है, मॉडर्नाइज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के थ्रू इकोनॉमिक्स ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। तो चलिए अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। फेमा एक्ट 1999 एक ऐसा कानून है जो पुराने और सख्त फेरा एक्ट 1973 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। फेरा एक्ट 1973 में तब बनाया गया था जब भारत में फॉरेन एक्सचेंज की भारी कमी थी। इस लॉ को 1993 में दोबारा रिव्यू किया गया था। 1990s की इकोनॉमी लिबरलाइजेशन के दौरान फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के रूल्स में कई बदलाव किए गए थे ताकि भारत दुनिया की इकोनॉमी से और बेहतर तरीके से जुड़ सके। फेरा को हटाकर फेमा बनाया गया और ये नया कानून 1 जनवरी 2000 से पूरे देश में लागू हो गया था। यहाँ तक हमने समझा कि फेमा का जन्म क्यों हुआ। देश में बदलती ज़रूरतों के चलते एक नए और फ्लेक्सिबल लॉ की ज़रूरत थी। अब बात करते हैं इसके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 की। फेरा को सितंबर 1973 में बनाया गया और 1 जनवरी 1974 से ये पूरे देश में लागू हो गया। इसका मेन एम था कि देश के फॉरेन पेमेंट्स को कंट्रोल किया जाए, फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट किया जाए और फॉरेन एक्सचेंज का कंजर्वेशन हो। जब भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम था, तब फेरा एक्ट लाया गया था। एक्सपर्ट्स ने इस एक्ट को ड्रैकोनियन एक्ट कहा था, मतलब एक ऐसा कानून जो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन में बाधा डाल रहा था। फेरा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये पावर दी थी कि बिना किसी बड़े प्रोसेस के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था, घर या ऑफिस की तलाशी ली जा सकती थी और डॉक्यूमेंट सीज किए जा सकते थे। फेरा के अंडर कोई भी गलती होना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और अपनी सफाई देने का जिम्मा भी एक्यूज के ऊपर होता था। यहाँ हम देखते हैं कि फेरा काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जिसमें लोगों को अपने आप को प्रूव करना पड़ता था कि वो निर्दोष है। नाउ जब फेरा को फेमा से स्विच किया गया, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। फेरा मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एक्सपेंशन को रोकने में सफल नहीं हो पाया। 1991 से 93 में जब कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए, तब ये साफ हो गया कि फेरा अपना रिलेवेंस खो चुका था। 1993 के बाद डिसाइड किया गया कि अब फेरा की जगह फेमा आएगा। इसका मेन एम था कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल को रिलैक्स किया जाए। कई स्टेक होल्डर्स को लगा कि फेमा और फेरा दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन असल में फेमा ही एक्टिव था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फेरा को ऑफिशियली ख़त्म किया और फेमा को लागू किया, जो कि एक लिबरल और मॉडर्न अप्रोच था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट्स फॉरेन करेंसी और डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट है और भारत में भी इसका काफ़ी महत्व है। ये मार्केट लगातार बदलाव और नए नए इनोवेशन से गुजरता है, जो कभी फ़ायदा पहुंचाते हैं तो कभी रिस्क भी ला सकते हैं। इसी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सही मैनेजमेंट ज़रूरी हो जाता है ताकि रिस्क से बचा जा सके। सेंट्रल बैंक्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि ट्रांजैक्शंस ऑर्डरली तरीके से चले और मार्केट का डेवलपमेंट हो। इस स्लाइड में हमने समझा कि फेरा से फेमा का ट्रांजिशन कैसे हुआ और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इसमें कितना बड़ा रोल है। अब बात करते हैं फेमा के ऑब्जेक्टिव्स की, किसके क्या उद्देश्य है। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को आसान और स्मूथ बनाना। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ऑर्डरली डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। थर्ड, फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग इंश्योर करना। फोर्थ, फॉरेन एक्सचेंज लॉज और मॉडर्नाइज करना और उनको कंसोलिडेट करना ताकि नए ज़माने के हिसाब से सब कुछ अपडेटेड रहे। फिफ्थ इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और उसको अच्छी तरह से मैनेज करना। सिक्स्थ, भारत के नागरिकों यानी रेजिडेंट इंडियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेवन्थ और फाइनली, फॉरेन कैपिटल का रेगुलेशन करना और पेमेंट इम्बैलेंस यानी देश के खर्चे और कमाई के बीच जो गड़बड़ होती है उसको दूर करना भी फेमा का बड़ा मकसद है। तो ये थे इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स। चलिए अब देखते हैं फेमा 1919 के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स या मेन प्रोविजंस क्या है।
Main provisions of the Foreign Exchange Management Act 1999. First is dealing in foreign exchange. पहला प्रोविज़न फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग का है। इसके अकॉर्डिंगली बिना रिजर्व बैंक की परमिशन में कोई भी व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी का डीलिंग नहीं कर सकता किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऑथराइज नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी बाहर के रेजिडेंट के लिए पेमेंट्स नहीं कर सकता या उसके बिना परमिशन के पेमेंट नहीं ले सकता और कोई भी फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस इंडिया में ऐसे नहीं कर सकता जो किसी बाहर की प्रॉपर्टी एक्वायर करने या उसमें इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड हो। यानी सिंपल भाषा में फॉरेन करेंसी के मामले में सब कुछ ऑथराइज्ड और रूल्स के अंदर होना चाहिए। सेकेंड इज़ होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा प्रोविज़न कहता है कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट बिना सही परमिशन के फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज़ या बाहर की प्रॉपर्टी एक्वायर, होल्ड, ओवन या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको फॉरेन करेंसी या प्रॉपर्टी चाहिए तो आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड इज़ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तीसरा प्रोविज़न बात करता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की। यहाँ बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज खरीद या बेच सकता है अगर वो ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट के अंडर आती है, जैसे कि ट्रैवल, एजुकेशन या स्मॉल रिमिटेंस। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद। तो ये थे इसके कुछ मेन रूल्स। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कुछ मेन प्रोविजंस भी है। फर्स्ट इज़ कैपिटल अकाउंट रूल्स। नाउ फॉरेन एसेट्स के एक्वायरिंग और ट्रांसफरिंग्स पर नियंत्रण। सेकंड इज़ एफडीआई रेगुलेशंस। इसमें भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को नियंत्रित करने वाले नॉर्म्स। एंड थर्ड इज़ ओडीआई गाइडलाइंस। भारत में नियंत्रित परिस्थितियों में विदेश में निवेश करने वाली भारतीय कंपनी के लिए नियम होते हैं। अब जानते हैं एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बारे में, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से होता है। एवरी एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड शैल। पॉइंट ए, रिजर्व बैंक या किसी और अथॉरिटी को एक डिक्लेरेशन देनी होगी जिसमें सही और करेक्ट मटेरियल पार्टिकुलर हो, जैसे फुल एक्सपोर्ट वैल्यू, या अगर वैल्यू नहीं पता एक्सपोर्ट टाइम पे तो प्रीवेलिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एस्टिमेट देना होगा। पॉइंट बी, रिजर्व बैंक को कोई और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का रियलाइजेशन इंश्योर करने के लिए मांगी जा सकती है। पॉइंट सेकंड, रिजर्व बैंक फुल एक्सपोर्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू टाइमली रिसीव हो, इसको इंश्योर करने के लिए एक्सपोर्टर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है कि वो कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करें। पॉइंट थ्री, हर सर्विसेज एक्सपोर्टर्स को भी रिजर्व बैंक या ऑथोरिटीज़ को ट्रू और करेक्ट पेमेंट पार्टिकुलर्स के साथ डिक्लेरेशन देनी होगी। चलिए अब समझते हैं रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशंस की प्रोसेस को, जिससे फॉरेन एक्सचेंज वापस अपने देश में लाया जाता है। नाउ स्टार्ट। इस एक्ट के अलावा जब भी किसी रेजिडेंट इंडियन के पास फॉरेन एक्सचेंज आता है तो उसको रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर इंडिया में रियलाइज एंड रिपैट्रिएट कर सके रिजर्व बैंक के रूल्स के अनुसार। कुछ खास सिचुएशन में रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशंस में छूट भी मिलती है। आइए जाने कैसे। सेक्शन 4 और 8 के प्रोविज़न इन केसेस में अप्लाई नहीं होते। ए, फॉरेन करेंसी या फॉरेन कॉइन्स का पोजेशंस रिजर्व बैंक की लिमिट के अंदर। बी, फॉरेन करेंसी अकाउंट का होल्ड करना अलाउड पर्सन के लिए एज पर आरबीआई रूल्स। सी, 8 जुलाई 1947 से पहले का फॉरेन एक्सचेंज या उससे रिलेटेड इनकम। डी, स्पेशल परमिशन के बेसिस पे फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग। ई, गिफ्ट या इनहेरिटेंस से मिला फॉरेन एक्सचेंज स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर। एफ, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड, वोकेशंस, सर्विसेज, फीस, इनहेरिटेंस या किसी और लीगलिमेट मीन्स से मिला फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई की स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर होता है। इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, आइए समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द एक्ट के बारे में। फेमा ने इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशंस में आरबीआई को एक इम्पोर्टेंट रोल सौंपा है। एक्ट के कई सेक्शंस से संबंधित रूल्स, रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स आरबीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशंस से निर्धारित किए जाने हैं। फेमा भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा रखने, उसका स्वामित्व रखने, हस्तांतरण करने और उसमें इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। नाउ अब बात करते हैं रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई। फर्स्ट इज रेगुलेटरी अथॉरिटी। आरबीआई ने फेमा के तहत रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जारी की है। सेकंड इज मॉनिटरिंग, इन्फोर्सेस कॉम्प्लीमेंट्स और अधिकृत डीलरों के पर्यवेक्षण करना। थर्ड इज नोटिफिकेशंस, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप रूल्स को समय समय पर अपडेट करता है। अब फेमा के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फेमा एक्ट 1999। फर्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। सेकंड इज इनकरेज ऑफ फॉरेन
इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। थर्ड इज स्टेबलाइजिंग करेंसी फ्लूक्चुएशंस, ये डिमांड सप्लाई को मैनेज करके करेंसी को स्टेबल बनाता है। फोर्थ इज प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस और ट्रेड में आसानी लाता है, जॉब्स क्रिएट करता है। फिफ्थ इज सेफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया की फाइनेंशियली सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, इलीगल ट्रांजैक्शंस को रोकता है। आखिर में चलिए फॉरेन एक्सचेंज के पूरे सिस्टम को एक क्विक रिकैप करते हैं। कंक्लूजन, फेमा इम्पैक्ट ऑन इंडियंस इकोनॉमी। फर्स्ट इज इफेक्टिव रेगुलेशंस, मॉडर्नाइज फॉरेन एक्सचेंज कानून आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। सेकंड, ग्रोथ कैटलाइज्ड, ग्लोबल ट्रेड प्लेयर के रूप में भारत के उदय का समर्थन करता है। थर्ड इज फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर में और अधिक रिफाइनमेंट एंड लिबरलाइजेशंस के अवसर मौजूद हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन।